तो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करूंगा अब, आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद वी विल गो थ्रू व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन वी विल सी व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, and lastly, if time permits, we will see Earth satellites and different types of satellites of Earth, natural and artificial satellites. So सबसे पहले we will start with revision of what is gravitational potential energy. सिर्फ formula. So we already know gravitational potential energy of an object and Earth. It is U equal to minus G capital M small m by, हाँ, तो हमने क्या किया था, हमने जो माइनस डी कैपिटल एम और अपॉन आर है इसको अलग लिख लिया, स्मॉल एम को अलग लिख दिया। तो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे एंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट पे। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो दिस क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट लोकेशन आर, राइट। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी यू को आप लिख सकते हो पोटेंशियल इनटू मास। क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल इनटू मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनटू मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। Therefore, gravitational potential is equal to gravitational potential energy upon mass. इसको हमने बोला था gravitational potential energy is nothing but, sorry, gravitational potential is nothing but gravitational potential energy per unit mass. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं मास से डिवाइड कर देता हूँ तो हमको क्या मिलता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या था? सिंपल सा मतलब ये था, अगर अर्थ पे या अर्थ के पास में हमको एक मास लाना है तो वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, बिकॉज दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ इतना ही चेंज है कि जिस मास को हम ला रहे हैं अगर वो 1 kg का हुआ तो उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली, प्रोवाइडेड जो मास हम लोग मूव कर रहे थे वो कितना है? 1 किलोग्राम है। तो पर यूनिट ऐसा बोलते हैं उसको, पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास मतलब कौन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वेरी गुड। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? V इक्वल टू यू बाय एम। गुड। तो अगर आपको V इक्वल टू यू बाय एम पता है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास पता है, तो अभी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से आगे, दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर टुडे, एक्सट्रीमली सिंपल और एक्सट्रीमली स्मॉल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, नाम में ही सब कुछ है। क्या है? डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? कौन से पोटेंशियल का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब सपोज हमारे पास अर्थ की फील्ड में 2 पॉइंट्स है। देखो अभी क्या है, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, और उसमें आप सीखोगे कि एक ऑब्जेक्ट को या 2 ऑब्जेक्ट को या 3 ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालना है, क्या करवाना है? निकालना है मतलब क्या करना है? एस्केप करवाना है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब 50 किलो या 100 किलो या 150 किलो या 200 किलो या 500 किलो या 1000 किलो, सबके लिए सेम वेलोसिटी है, बराबर। तो जो गड़बड़ करेगा उतनी वेलोसिटी में बिठा दूंगा सबको ऊपर, जाओगे वापस नहीं आओगे। तो तुम्हारे दोस्त और 2-4 को इकट्ठा कर लो, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम लगने वाला है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, तो जिनको जिनको एस्केप होना है अर्थ के फील्ड से वो बातें करो। अब अभी आ जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये क्या है? अर्थ है। यहाँ पे मैं अगर एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लो ए, और अगर ये ए पॉइंट का डिस्टेंस डिस्टेंस सेंटर से कितना है? आर ए,
आर ए। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वी ए यू ए। सपोज मैं कोई और पॉइंट लेता हूं बी। इस बी पॉइंट का सेंटर ऑफ और से डिस्टेंस कितना है? आर बी। ए पॉइंट का आर ए, बी पॉइंट का आर बी, डिस्टेंस सेम था क्या? तो ए पॉइंट पे एनर्जी यू ए, तो बी पॉइंट पे कितना? यू बी। क्लियर यहां तक? पक्का? हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? वी ए, और बी पे कितना? वी बी। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे बोल देंगे लेट आर ए क्या है? डिस्टेंस है। किसका है? ए पॉइंट का है। कहां से है? सेंटर से। सो आर ए बी द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? ए पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। आर बी क्या है? डिस्टेंस पॉइंट बी कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। और ए पॉइंट हो या बी पॉइंट हो, वहां पे तुमने क्या रखा है? मास रखा है। तो यू ए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन से लोकेशन पे? ए पे। यू बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। कहां पे? बी पे। वी ए क्या है? पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। कहां पे? ए पॉइंट पे। और वी बी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल potential difference is given by gravitational potential difference is delta V, which is VB minus VA. VB minus VA. What is VB? What is V? U by M. So what is VA? और what is VB? क्योंकि मास क्या था? सेम था। तुमने उसी मास को ए से उठा के कहा रख दिया? बी पे रख दिया। तो ये जो वी ए है ना, ये है यू ए बाय एम, और ये है यू बी बाय एम। तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए? यू बी बाय एम माइनस यू ए बाय एम। डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो क्या आएगा? यू बी माइनस यू ए बाय एम। यू बी माइनस यू मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो तो होगा ही, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ लोकेशन। अगर लोकेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? ए पोजीशन पे था, अब कहाँ है? बी पोजीशन पे है। ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यू ए है, और बी पे कितना है? यू बी है। तो ए से बी में जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? यू बी माइनस यू ए। लेकिन हमने देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से? वर्क डन से आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? वर्क डन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा को क्या लिखूंगा मैं? वर्क डन। तो डेल्टा यू मतलब कौन? वर्क डन। तो वर्क डन अपॉन मास। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज वर्क डन पर यूनिट मास। सिंपल लैंग्वेज में, ए से बी पॉइंट पे अगर हम 1 किलोग्राम के मास को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको शिफ्ट करने में जितना भी वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एक आखिरी बार कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका अभी भी ध्यान नहीं था, अभी तक जो मस्ती कर रहे थे, ठीक है, कर लिया, अभी ध्यान दो। सी पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन। तो हमने कॉन्सेप्ट ये अप्लाई किया था। अर्थ के पास में एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट पे था, उसको कहाँ लेके जाना था? बी पॉइंट पे लेके जाना था। अपने आप जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वर्क करना पड़ेगा। तो हमने ए से बी डिस्प्लेसमेंट मान लिया था स्मॉल स्मॉल स्टेप में, डी आर डी आर डी आर। हर एक डी आर में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, डी डब्ल्यू। वो होता है माइनस एफ बार डॉट डी आर बार। आपको याद होगा, हमने लिखा था ऐसा, याद है? डू यू रिमेम्बर दिस? यस। फिर हमने बोला कि वर्क डन एनर्जी होता है विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। स्टोर हो गया। स्टोर किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये जो एफ जी था, ये था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये एफ जी जो था ना, ये था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर बार। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया था
जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, करेक्ट। उसके बाद हमको ए से कहाँ लेके जाना है, बी पे। तो टोटल वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन कितना होगा वो फाइंड किया था आपने, कितना हुआ था, याद है क्या? याद है? बताओ फिर, याद है तो। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। फिर आप बोलते हो कि नॉर्मली हम इनिशियल पॉइंट को कहाँ लेते हैं, इंफिनिटी पे। तो आर आई की वैल्यू क्या है, आर आई की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो 1/r आई क्या है, 0, और यू आई क्या है, 0। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। मैंने ये गलत लिखा था, बताया नहीं, ये गलत है क्योंकि ये अंदर ऑलरेडी आर है, तो बाहर आर था क्या, आर इनिशियल कितना था, इंफिनिटी। आर फाइनल कितना है, आर है, और यू इनिशियल कितना है, 0 है। तो ये सब सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। इसमें हमने माइनस जी कैपिटल एम और स्मॉल आर को क्या कर लिया, अलग कर लिया, उसको क्या बोल दिया, पोटेंशियल। और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। वो हमने अभी अभी यहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। सिंपल भाषा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये होता है, क्या होता है बताओ, यूनिट मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन हुआ उसको क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चीज नहीं है, इट इज द सेम थिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे आर द सेम थिंग। सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तब बोलते हो जब मास 1 किलोग्राम हो, यूनिट मास हो, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब बोलते हो जब मास 1 किलोग्राम नहीं हो, कुछ और हो। दैट इज ओनली डिफरेंस। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद हमने चेक किया कि मेरे पास सेम मास है m, मैं उसको अर्थ की फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता हूँ, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाता है, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल माइनस, तुम ए से बी पे लेके गए तो वी बी माइनस वी ए, बी से ए पे लेके आए तो वी ए माइनस वी बी। हम कहां से कहां लेके गए, ए टू बी, तो वी बी माइनस वी ए। बट वी बी क्या है, यू बी बाय एम, वी ए क्या है, यू ए बाय एम। तो यू बी माइनस यू ए बाय एम, दैट इज डेल्टा यू बाय एम। बट डेल्टा यू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है वर्क डन, तो वर्क डन पर यूनिट मास। गुड, सफिशिएंट। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत काम की चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर ऊपर थ्रो करता हूं तो इसका स्पीड कम 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 होते जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाएगा और फिर वापस से नीचे आएगा। मैं इसको और जोर से ऊपर थ्रो करता हूँ, मतलब मैं इसको और ज्यादा वेलोसिटी देता हूँ, तो ये और भी हायर हाइट पे जाएगा। फिर इसको मैं अगर और यहाँ रूम के अंदर नहीं, रूम के बाहर और ज्यादा वेलोसिटी देता हूँ तो इसका हाइट और भी ज्यादा होगा। ऐसा करते करते मैंने इसको इतनी जोर से फेंक दिया, मतलब मैंने इसको इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दिया कि ये कभी वापस ही नहीं आया। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एट अ सर्टेन स्टेज for a particular value of velocity given to an object, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर गया, राइट। इसको बोलते हो एस्केप वेलोसिटी। अब डिफाइन कैसे करोगे, पहली बात तो तुम ये समझ लो, ये वेलोसिटी तुमने दिया कहां से, अर्थ के सरफेस से। डायरेक्शन क्या था, वर्टिकली अपवर्ड्स, बराबर। और हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड से एस्केप हो गया, बराबर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, the minimum velocity with which an object is thrown vertically up such that it escapes from Earth's gravitational field is known as
एस्केप वेलोसिटी। तो हम लोग कर लेंगे पहले इसको डिफाइन, फिर डिराइव करेंगे इसका एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है, जो आपने किया वही आपने लिखा। बस आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो ऊपर। पहले आपने वेलोसिटी दिया, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, फिर बढ़ा दिया, फिर नीचे आ गया, फिर आपने उसको ज्यादा वेलोसिटी दे दिया, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू के लिए वो ऑब्जेक्ट वापस कभी आया ही नहीं, उसको क्या बोलोगे, एस्केप वेलोसिटी। तो डिफाइन कैसे करोगे, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is thrown, कहाँ थ्रो किया, vertically upwards, is thrown vertically upwards, is thrown vertically upwards such that it escapes Earth's gravitational field. It escapes Earth's gravitational field is known as escape velocity. तो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया तो वापस कभी आएगा नहीं। अब इसका एक्सप्रेशन तुमको डिराइव करना है, तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक्सट्रीमली सिंपल। और याद रखना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी कभी भी कांस्टेंट रहता है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज कांस्टेंट, सेम। तो जितना उसका एनर्जी अर्थ के सरफेस पे था, उतना ही उसका एनर्जी इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अर्थ की फील्ड से बाहर। अब मुझे बताओ, ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या था, Gm/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगा, लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स जीरो कब होता है, जब डिस्टेंस इंफिनिटी हो। तो ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड से एस्केप हो गया, ये कब बोलोगे, जब डिस्टेंस इंफिनिटी हो। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे था, क्योंकि तुमने फेंका कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, तो वहीं से किया ना। और आपने बोला एस्केप कर गया, तो फाइनल पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। तो बस 2 पॉइंट चाहिए। तो आपको एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए बस 2 ही पॉइंट चाहिए, एक अर्थ का सरफेस और एक इंफिनिटी, बराबर। इतना अगर समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि टोटल एनर्जी हमेशा ही कॉन्जर्व्ड होता है, तो आप इक्वेशन इजीली डिराइव करोगे, आप भी करोगे। देखो, अब हम एक काम करते हैं, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो एक तो अर्थ के सरफेस पे है और एक है इंफिनिटी पे। तो लेट अस से let us take a point on the surface of earth. A point is on the surface of earth, और एक पॉइंट है B, कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ A ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्योंकि मैंने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोला, तो मुझे आप बताओ कि इस मास का सेंटर से डिस्टेंस कितना है। वेरी गुड। तो आर ए इक्वल टू कैपिटल आर। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, distance of A point is equal to capital R। यहाँ तक क्लियर, ओके। इसका मास कितना है, स्मॉल m, और का कितना है, कैपिटल M। so consider an object of mass m, initially kept, कहाँ था, surface of earth, initially kept at the surface of earth, at point A, अब हमने क्या किया, इसको हमने थ्रो कर दिया। सो लेट अस थ्रो दिस ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप। इस ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली ऊपर थ्रो कर दिया, मतलब आपने वर्टिकली ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर दिया विथ एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एस्केप हो गया। सो लेट दिस ऑब्जेक्ट be thrown vertically upwards
such that it escapes from Earth's gravitational field vertically upwards, such that it escapes from Earth's gravitational field. That is why, therefore, let the final point be infinity. Let the final point, final location, क्या है final location? Be infinity. इसको बोल दूंगा पॉइंट बी. तो पॉइंट बी कहां पे है? इंफिनिटी पे है. हमको क्या चाहिए था? एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए था. अब आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं. वेलोसिटी वेलोसिटी कौन कौन से इक्वेशन में आपने सुना है आज तक? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन. तुमको बेसिक बेसिक फॉर्मूला पता है ना, तो अपने आप सारे इक्वेशन डिराइव होते हैं. मुझे चाहिए था एस्केप वेलोसिटी, बराबर. एस्केप वेलोसिटी का मतलब वीई कहाँ पे आया? काइनेटिक एनर्जी. अभी काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्जर्व होता नहीं है ना, कैसे होगा? अभी मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया मतलब वेलोसिटी जीरो था क्या? नहीं. लेकिन मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या हो गया? जीरो. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो था क्या? नहीं. मैक्सिमम हाइट पे कितना है? जीरो. तो ये काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व हुआ क्या? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बन गया? जीरो. और पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा हुआ. ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? मैक्सिमम हाइट पे कितना हो गया? मैक्सिमम. तो ना पोटेंशियल कॉन्जर्व्ड है ना काइनेटिक कॉन्जर्व्ड है, लेकिन कॉन्जर्व कौन है? टोटल कॉन्जर्व्ड है. तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो होता है सम. किसका सम? काइनेटिक एंड पोटेंशियल का. तो हम लोग अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. सो बाय अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, according to conservation of total energy, TE मतलब टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी कौन से दो पॉइंट पे अप्लाई करोगे कंजर्वेशन? ए एंड बी. तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर. क्योंकि तुमने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कहां से किया था? ए से. तो वहां पे स्पीड कितना था? वी ए. तो हाफ वी ए स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ए. काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर बी. हमने जिस स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ? एस्केप हो गया. वो गया तो गया, वापस आया ही नहीं. गॉन गॉन. तो गॉन गॉन, तो उस गॉन गॉन को स्पीड को क्या बोलते हो? तो वीए को क्या बोलोगे? एस्केप. इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करूंगा, थोड़ा सा. द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अभी ऑफ अर्थ तुम इमेजिन कर लेना वहां पे है. हाँ, गुड. मैंने जानबूझ के लिखा नहीं था क्योंकि तुमको याद रहेगा. एस्केप वेलोसिटी कहां से डिफाइन किया? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. क्योंकि और एक वेलोसिटी आएगा क्रिटिकल, वो हम सरफेस से डिफाइन नहीं करते, वो हम हाइट से डिफाइन करते हैं. इसको कहां से डिफाइन करते हैं? हमने इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दिया और सरफेस का पॉइंट कौन सा था? ए. तो वी ए मतलब कौन है? एस्केप वेलोसिटी. इसको डिनोट करेंगे वी सफिक्स ई से, क्योंकि ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी है. हमने इतनी इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दी कि ऑब्जेक्ट कभी वापस आया ही नहीं. तो वी ए की वैल्यू क्या है? वी ई है. तो हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, लेकिन आर है कौन है? कैपिटल आर है. और देखो, हम जब कम वेलोसिटी भी देते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट
मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाता है, मतलब स्पीड कितना होता है 0। और ज्यादा स्पीड दी तो हाइट और बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा 0। मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, कहाँ पहुंच गया इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे स्पीड कितना है 0। स्पीड कितना है 0, तो स्पीड 0, तो ये क्या है 0। और इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, तो ये अपॉन क्या आ गया इन्फिनिटी, क्योंकि आर भी क्या है इन्फिनिटी है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इन्फिनिटी। व्हाट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो 0 माइनस 0 इज 0। तो ये आ जाएगा हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इक्वल टू 0। तो उसको वहां शिफ्ट कर दो, तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। छोटा एम गया गया, कैपिटल एम रह गया, तो व्हाट इज वी ई स्क्वायर 2gm बाय आर। तो व्हाट इज वी ई अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। ये भी एक इक्वेशन है जो तुम यूज कर सकते हो। ये है एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन। और एक है, बताता हूँ, हमने कहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था, तो मुझे आप बताओ। यस, द वन इन पिंक। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू आप बताओ, फॉर्मूला। What is the formula of small g from the surface of earth? What is the formula of g? Gm by r square. So, but what you know is small g equal to gm by r square. Therefore, gm is equal to gr square. इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have escape velocity equal to under root of 2gm. What is gm? gr square upon क्या है r, एक r हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बन गया रूट ऑफ 2gr। तो ये भी एक इक्वेशन है। अब तुम इंटरेस्टिंगली ये चीज देखोगे, जिस मास को तुम थ्रो कर रहे हो उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, डिपेंड करता है कैपिटल जी पे, कैपिटल एम पे और आर पे। कैपिटल एम मास था अर्थ का, कैपिटल आर रेडियस था अर्थ का। तो अगर सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने इसके लिए बोला, एक ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है कि 2 को करवाना है कि 3 को करवाना है कि 4 को करवाना है कि 5 को करवाना है, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ पे। तो अगर तुम क्लास में एक गड़बड़ कर रहे हो तो तुमको 11.2 दूंगा तो तुम एस्केप हो जाओगे, बाजू में बैठे वाले को साथ में दे दूंगा 11.2 ही लगेगा, मेरे को डबल तो लगेगा नहीं। अब एक को मैं प्रोजेक्ट करूँ ऊपर या 2 को प्रोजेक्ट करूँ तो स्पीड कितना लगने वाला है सेम। क्योंकि वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। हाँ, अलग अलग से किया तो अलग बात है। एक को अलग से प्रोजेक्ट किया, दूसरे को अलग से किया, तो दोनों को कितना लगेगा 11.2 एंड, लेकिन दोनों को साथ में बोला कि तुम एस्केप हो जाओ तो कितना लगेगा? 3 को बता दो, 4 को बता दो। हाँ, मैं ऐसा सिर्फ जोक के हिसाब से बता रहा हूँ, याद रहेगा। तो तुम अगर क्लास में बड़बड़ करोगे तो मुझे काम एक ही करना है। हाँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अरेंज करना है। डोंट वरी, यू विल नेवर गो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हमने काउंट नहीं किया। ये होता है जब एयर नहीं हो तब, तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर वो कैलकुलेशन मैं करूंगा फ्रिक्शन कितना है, फिर तुम सबको एक स्पेसशिप पे बिठाऊंगा, 11.2 से ज्यादा जितना भी लगेगा दे दूंगा, मेरा टेंशन ही खत्म। हाँ, तो जोक सपाट, ये सब सिर्फ आपको याद दिलवाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सीईटी जेई नीट में क्वेश्चन आता है जहां पे आपको घुमा फिरा के पूछते हैं, इतना मास का ऑब्जेक्ट था, इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया, एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करो। करना ही नहीं है, 11.2 फिक्स वैल्यू है वो। तो तुमको याद रहेगा अब कि मैं जाऊं या दोस्त को साथ में लेके जाऊं, कितना लगने वाला है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम डेरिवेशन के स्टेप्स वापस एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। हमको करना क्या है सिर्फ इतना पता होना चाहिए। व्हाट यू वांट टू डू इज, हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे है,
अर्थ की सरफेस पे है। कहाँ पे है? अर्थ की सरफेस पे है। अर्थ की सरफेस पे होना मतलब इसका इनिशियल डिस्टेंस कितना होना? रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या बोला है? ए पॉइंट। तो आर ए कितना है? कैपिटल आर। तो जब ये ए पॉइंट पे था तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ऑफ कोर्स है। और क्योंकि मैं इसको ऊपर थ्रो करने वाला हूं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। इसका वजह इसका टोटल एनर्जी कितना है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस होता है, प्लस होता है क्या? नहीं। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ए। लेकिन क्योंकि हमने वेलोसिटी इतना दे दिया ए पॉइंट पे कि वो ऑब्जेक्ट एस्केप हो गया, तो वी ए को मैं लिख सकता हूं वी ई। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, क्योंकि आर ए क्या था? कैपिटल आर था। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। एस्केप होना मतलब वो ऑब्जेक्ट का अर्थ के फील्ड से जाना गया हो। कहाँ गया? इन्फिनिटी पे गया। तो इन्फिनिटी पे गया तो इन्फिनिटी को पॉइंट क्या बोला है हमने? बी। तो टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट विल बी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर बी। हम तो ये अर्थ पे ही देख रहे थे कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो रहा था 0, और स्पीड बढ़ा दिया, मैक्सिमम हाइट पे वापस हो गया 0। तो एस्केप हो गया तो इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो इन्फिनिटी ये मैक्सिमम हाइट हो गया, तो स्पीड कितना है? तो वी भी कितना है? तो ये क्या है? और ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो टोटल एनर्जी एट बी इज 0। बट कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बताता है? कि टोटल एनर्जी हमेशा होता है कॉन्जर्व। काइनेटिक और पोटेंशियल कॉन्जर्व नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टोटल इज ऑलवेज कॉन्जर्व। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? देखो ऐसा है, आप बार बार बोल रहे हो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब मैंने ऑब्जेक्ट को, अभी फिलहाल एस्केप वेलोसिटी को साइड में रखो, लॉजिकली सोचो। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया। जब उसको थ्रो किया जब उसको थ्रो किया तो उस केस में उसको कौन सा एनर्जी दिया? काइनेटिक। फिर स्पीड कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, 0 हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? ओ, लेकिन कहाँ गया एनर्जी? पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ। तो काइनेटिक तो कॉन्जर्व नहीं रहा, लेकिन काइनेटिक इज कन्वर्टेड टू, अब वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल वापस से कन्वर्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं है, लेकिन इंटर कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का। लेकिन अगर कुछ कांस्टेंट है, कुछ कॉन्जर्व्ड है, तो वो कौन है? टोटल एनर्जी, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। लेकिन टोटल एनर्जी एट ए था कितना? हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। और ये कितना है? 0 है, क्योंकि टी ई एट बी कितना है? 0 है। इसको वहां शिफ्ट कर दो। हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो स्मॉल एम कैंसल हो गया, स्मॉल एम कैंसल हो गया। तो आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r। तो वी आपको मिल गया अंडर रूट ऑफ 2gm/r। लेकिन हमको पता है g इक्वल टू gm/r²। तो हमको मिल जाएगा gm इक्वल टू gr²। ये वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr² अपॉन आर। आर हो गया कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ। तो दो इक्वेशन बन गए एस्केप वेलोसिटी के। लेकिन ये वेलोसिटी अर्थ की सरफेस से दिया है, ये भूलना नहीं। गुड। हाइट से दोगे तो वो अलग आएगा, वो देखेंगे बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। यहाँ तक क्लियर? अब हमको देखना है व्हाट आर सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, अर्थ सैटेलाइट्स। पहले तो हम लोग सैटेलाइट को डिफाइन कर लेंगे और फिर देखेंगे अर्थ के सैटेलाइट के टाइप्स कौन कौन से हैं। इन जनरल, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट
which revolves around a planet. जैसे planet is an object which revolves around a star. So planet is an object which revolves around star. वैसे ही satellite is an object which revolves around a planet. तो अर्थ सैटेलाइट मतलब एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. तो इन जनरल सैटेलाइट पूछा तो एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून. मून मार्स के फोबोस एंड डिमोस. जुपिटर के 65 से ज्यादा है. नेपच्यून के भी बहुत ज्यादा है. यूरेनस के भी बहुत ज्यादा है. मर्क्यूरी और वीनस के नहीं है. नहीं है ना? है कि नहीं है? ठीक है. और तो डेफिनेशन में फिट बैठना चाहिए. तो यू शुड नो कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है प्लैनेट का. जैसे मैंने बोल तो दिया, लूज डेफिनेशन था, एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड स्टार इज अ प्लैनेट. ऐसा नहीं होता है. फिर ऐसा तो फिर बेचारे प्लूटो को क्यों बोलते कि तू हमारे फैमिली का पार्ट नहीं है? बोला ना उसको. तो प्लूटो पहले क्या था, अब क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है. तो क्यों नहीं है? ऐसा कैसा उन्होंने बोल दिया कि तू आज से हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? होता ना, इंडियन सीरीज में होता है, वो इंडियन टीवी सीरियल्स में हमारे घर में जो सबसे नालायक होता है उसको बोल देते हैं आज से तेरा मेरा कोई रिलेशन नहीं है. तो प्लैनेट्स के केस में डेफिनेशन होता है उसका, क्योंकि प्लूटो के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम मतलब नंबर वन प्लूटो से भी बड़े साइज के कुछ सैटेलाइट्स है जुपिटर के. तो जुपिटर के सैटेलाइट्स ही प्लूटो के साइज से बड़े हैं. तो प्लैनेट का साइज नॉर्मली सैटेलाइट के साइज से बड़ा होता है. जैसे अर्थ का साइज मून से ज्यादा है. इधर तो उल्टा ही केस हो गया. जुपिटर का सैटेलाइट है, उसका साइज प्लूटो से ज्यादा है. नंबर 2, उसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है प्लूटो का. वो चेक करने जैसी चीज है. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ प्लूटो अराउंड सन? चेक करो. हमारे कितनी जिंदगी निकल जाएगी, उसका एक चक्कर कंप्लीट नहीं होगा. हमारे 3-4 जन्म पूरे हो जाएंगे. हाँ. तीसरा प्रॉब्लम यह है कि उसका ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल है. हाईली इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है. वो केपलर्स लॉ का जो पहला लॉ था, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन. प्लूटो ने कुछ ज्यादा सीधे से ले लिया उसको. कुछ ज्यादा ही इलिप्टिकल है वो. मतलब केपलर ने बोला है ना, तो मैं अभी करूंगा वैसा. जोक्स अपार्ट, ठीक है. एनीवेज, उसको डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं, उसका साइज छोटा है और बाकी रीजंस भी है. पर सैटेलाइट का डेफिनेशन फिक्स है. एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट. सो एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इज नोन एज सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सो एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स an object which revolves around the earth is known as satellite of earth. गुड. अब अर्थ के सैटेलाइट होते हैं दो टाइप के. एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल. तो there are two types of satellites of earth. One is natural, that is moon. Example, moon. और दूसरा होता है आर्टिफिशियल. अब आर्टिफिशियल में भी दो टाइप्स है. 247 ईयर्स. 247, चलो तुम जो बोल रहे हो मान लेते हैं 247 एवरेज है. अज्यूमिंग, अभी इसको भी वापस आएंगे इस पे. प्लूटो का टाइम पीरियड 247. मैंने क्या बोला एवरेज मान लेते हैं 247. आई सेड मान लेते 247. 250 कर लेते, ठीक है ना? तेरा ना मेरा 250. इमेजिन आज का इंसानों का एवरेज लाइफ 60 साल है. इमेजिन.
तो 250/60 लगभग लगभग 4, हमारे 4 जन्म हो जाएंगे, उसका एक चक्कर पूरा होगा। तो एनीवे, चलो कमिंग टू द पॉइंट। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये 2 टाइप के होते हैं। अब एक को आप बोलते हो इक्वेटोरियल, एक को आप बोलते हो पोलार। इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स का अपना यूज है, उसके प्रॉपर्टीज अलग है, उसका हाइट अलग है, एल्टीट्यूड अलग होता है। इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स को आप ज्यादा अल्टीट्यूड पे रखते हो, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट, पहले मैं समझा देता हूँ पूरा। तो अल्टीट्यूड इसका ज्यादा होता है, इसका टाइम पीरियड, इक्वेटोरियल सैटेलाइट का टाइम पीरियड एग्जैक्टली इक्वल टू 24 आवर्स होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन कितना है 24 आवर्स, तो इसका रिवोल्यूशन टाइम कितना है 24 आवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनाइज करना मतलब किसी के साथ खुद को एडजस्ट कर लेना। इसको कैसे एडजस्ट किया है? अर्थ के रोटेशन के साथ। तो क्या बोलोगे? जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी। जियो मतलब अर्थ, तुम अर्थ से देखोगे तो तुमको हमेशा वो स्टेशनरी दिखेगा, तुमको दिखेगा ही नहीं कि वो मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस रेट पे तुम रोटेट हो रहे हो उसी रेट पे वो रिवॉल्व हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू यू, मी और एनीवन एल्स ऑन दिस प्लैनेट, वो सैटेलाइट हमेशा क्या दिखेगा आपको? स्टेशनरी दिखेगा। ये यूज कहाँ पे होता है? ये यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में, ये यूज होता है लाइव ब्रॉडकास्टिंग में, ये यूज होता है रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन में। तो देर आर सम स्पेसिफिक पर्पसेस, रोल्स दैट दिस सैटेलाइट विल परफॉर्म। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेबल आपको बना देता हूँ अच्छा सा। तो पहले तो ये बताओ, और के सैटेलाइट 2 टाइप के, बराबर? कौन से 2 टाइप के? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में एक ही है, मून। सन, बाप रे। किसने बोला सन? अभी डेफिनेशन तो अपने ऊपर होता है ना। हम भी जब 11th 12th में थे तो हम कुछ लोगों को सैटेलाइट बुलाते थे। आप समझ लो क्यों? वो बार बार एक ही जगह पे चक्कर मारते रहते थे, घूम फिर के, जब देखो गाड़ी लेके ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो हम भी बोलते थे यू आर सैटेलाइट, बिकॉज दे ऑलवेज गो राउंड एंड राउंड। हाँ, तो वैसे सैटेलाइट बनना नहीं। नेचुरल कौन है? अभी इसके प्रॉपर्टीज हमको पता है, ज्यादा हमको बात करनी नहीं है, हमको पता है इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका आपको डिस्टेंस भी पता है, 3,85,000 किलोमीटर, बराबर है 3.85 × 10⁵ फिर आ जाओ दूसरे टाइप पे, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में है 2 टाइप, एक को आप बोलते हो इक्वेटोरियल और एक को बोलते हो पोलार। अब दोनों अपने अपनी जगह पे अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं, और क्यों ऐसा 2 टाइप के बनाना, क्यों, उसका भी रीजन है, तो समझ लेंगे। एक है इक्वेटोरियल। अभी ये इक्वेटोरियल जो है ना, नाम में ही है इक्वेटर, इसके नाम में ही है इक्वेटर। इसका मतलब इसका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में है, मतलब ये इक्वेटर पे घूमता रहता है, इक्वेटर के ऊपर घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, ये अगर अर्थ आपने मान लिया, तो जो इक्वेटोरियल था उसका ऑर्बिट ऐसा है अलोंग द इक्वेटर, राइट? तो इट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मतलब इसने खुद को अर्थ के रोटेशन के साथ लॉक कर लिया। तो अर्थ से देखोगे तो तुमको ये मूव होता दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि जिस स्पीड पे तुम रोटेट हो रहे हो उसी पे वो रिवॉल्व हो रहा है। तो टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। इसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब खुद को इसने अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज कर लिया। या फिर इसको और एक नाम है जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये होता है हायर अल्टीट्यूड पे। अभी मुझे बताओ, हायर अल्टीट्यूड बोला तो जीएच का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? R/R+H होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीट्यूड क्या है? हायर है, हाई अल्टीट्यूड्स पे होता है ये। गुड, देन इसके कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे
जैसे जैसे क्रिकेट मैच देखा था क्या परसों का? हाँ, यस नो यस, झूठ बोलते हो सब। यस, एटलीस्ट यहाँ से तो बहुत लोगों ने देखा ही है, हाइलाइट्स तो देखे ही होंगे। हाँ, तो जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है ना, लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है, रेडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, हम जो टेली कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने यहाँ से फोन नंबर डायल किया, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। अब जियो सिंक्रोनसी क्यों? इमेजिन 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 सपोज सपोज यहाँ पे सैटेलाइट था। एक काम करता हूँ, सैटेलाइट को यहाँ पे, ये सैटेलाइट है, और यहाँ पे तुम हो जिसने मोबाइल फोन निकाला, दोस्त से बात करनी है, चलो फोन नंबर डायल किया। क्या होता है? सिग्नल आपके मोबाइल से जाएगा सैटेलाइट पे, वो कहाँ भेजेगा? रिसीवर्स एंड पे। फिर वो फोन उठाएगा, फिर सिग्नल्स का एक्सचेंज हो रहा है, तुमसे सैटेलाइट, वहां से रिसीवर, वहां से सैटेलाइट, फिर तुम्हारे पास। सही। अब अर्थ हो रहा है रोटेट। तो अगर ये रोटेट नहीं होगा, अगर ये रोटेट नहीं होगा, सिर्फ तुम ही रोटेट हो रहे हो क्योंकि तुम अर्थ पे हो, और वो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, हिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? तुम आगे निकल जाओगे, सैटेलाइट पीछे रह जाएगा। सही है। एक स्टेज ऐसा आएगा, आई अगर सैटेलाइट रोटेट नहीं हो रहा है, रिवॉल्व नहीं हो रहा, तो बोल रहा हूं मैं, अगर सैटेलाइट रिवॉल्व ही नहीं हो रहा है, उस तब की बात कर रहा हूं, तो तुम रोटेट तो हो रहे हो क्योंकि तुम किस पे हो? अर्थ पे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, तुम पहुंच जाओगे अर्थ के दूसरे साइड पे, और सैटेलाइट यहीं पे रह गया। ये रोटेशन की वजह से तुम तो रोटेट हो गए, अर्थ वहीं पे, सैटेलाइट वहीं पे रह गया। लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा घूम के नहीं आता है। तो तुम अर्थ के दूसरे साइड पे थे, ऐसा घूम के आएगा क्या? नहीं। उल्टा भी सोचो, सपोज ये फास्ट मूविंग था, ये जो सैटेलाइट है ना, ये अगर फास्ट मूविंग था, तो तुम तो इधर ही रह गए, वो पीछे चला गया, अर्थ के पीछे चले गया, फिर क्या होगा? तुम्हारी बातें रुक जाएगी अब, क्योंकि सैटेलाइट पीछे है, अर्थ के दूसरे साइड पे है, और सिग्नल्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, सब घूम के नहीं जाएंगे, वो ढूंढेंगे नहीं सैटेलाइट को, सैटेलाइट कहाँ गया। तो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस। और कहाँ कहाँ यूज होता है, मैंने बताया, लाइव ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है? रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बाकी लिखूंगा नहीं मैं। तो इक्वेटोरियल क्यों बोलते हो? क्योंकि इसका, नहीं, इक्वेटोरियल क्यों बोलते हो? बिकॉज its orbit is along the equator, that is why it is called as equatorial। बराबर, सही है। अल्टीट्यूड क्या है? हाई अल्टीट्यूड है। टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स है। इसको क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी। अब सीईटी जेई नीट में आपको टाइम पीरियड बताते नहीं, आपको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब तुमको समझ में आना चाहिए टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। एक दूसरे टाइप का है जिसको आप बोलते हो पोलार, नाम में ही है पोलार, मतलब इसका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर को परपेंडिकुलर है। ये नॉर्थ पोल से आता है साउथ पोल, फिर वापस जाता है, तो इट हैज दिस पोलर ऑर्बिट विच इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। तो इसका ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइम पीरियड सिर्फ 85 मिनट्स का है। अब थोड़ी देर में आपको दिखेगा, अभी दिखता है वो, और से दिखता है, इसका हाइट भी कम होता है लोअर अल्टीट्यूड्स पे है। तीन कलर के लाइट्स नॉर्मली यूज करते हैं वो लोग, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू। तो रात में अगर आपको ऐसे तीन कलर के लाइट्स जाते हुए दिखे स्काई में, तो दैट इज नथिंग बट दिस पोलर सैटेलाइट। इट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अर्थ ओनली इन 85 मिनट्स। मतलब जब तक तुम इस क्लास में बैठे हो तब तक लगभग लगभग उसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तुम अज्यूमिंग तुम 5:20 को यहाँ पे आए, अज्यूमिंग तुम आते 5:30 बजे हो, लेकिन अज्यूमिंग अज्यूमिंग तुम 6:40 को गए, अज्यूमिंग, हाँ, मतलब 80 मिनट्स राउंड राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो उतने टाइम में, जितने टाइम में तुम एक फिजिक्स का लेक्चर पढ़ते हो, उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो दिन भर में कितने चक्कर? 17 चक्कर, 17 पर डे।
क्यों 17 पर डे? 24 आवर्स इंटू 60 इतने होते हैं मिनट्स। 1440 इसको डिवाइड बाय 85, 16.94 मतलब लगभग 17 चक्कर, 17 राउंड्स पर डे। तो पोलार सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है? 85 मिनट्स, जस्ट 85 मिनट्स, सो क्विक। और इसका यूज भी बहुत कमाल का है। एक तो स्पाइंग पर्पसेस, वो अगर परमाणु मूवी देखा होगा, ऐसे पिक्चर देखते जाओ, बाकी के सब छोड़ दो, काम की चीज है। उसमें आपने नोटिस की होगी, वो बराबर कैलकुलेशन करके रखते हैं कि कब वो यूएस का सैटेलाइट हमारे साइड पे आएगा, क्योंकि ये चक्कर मार रहा है ना, चक्कर मार रहा है तो ये, और अगर इंडिया इस तरफ है तो वो दूसरे साइड पे भी जाएगा, बराबर। तो जब तक वो बैक साइड पे है तब तक वो कम से कम हमारे हमारे फोटोज तो ले नहीं सकता, लेकिन जब वापस आएगा तो क्या करेगा? फोटो लेगा। तो हमने जो भी काम किया वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम का, तो वहां पे इवन गाड़ी के टायर उनको रफ करने, गाड़ी के टायर के जो निशान पड़ जाते हैं ना, अगर आप गाड़ी चलाते हो सैंड में, रेगिस्तान में, तो वो टायर के निशान पड़ जाते हैं, तो इवन उनको निशान भी मिटाने पड़ गए, क्योंकि जब वो सैटेलाइट वापस आएगा इस तरफ, वो क्या करेगा? फोटो निकाल लेगा। तो समझ में आ जाएगा। और ये स्पाइंग पर्पस के लिए काम में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, स्पाइंग तो एक चीज, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जब आप लोकेशन लगाते हो मोबाइल पे, तो ये काम कैसे करता है? ये यही हेल्प कर रहा है आपको। ये जो पोलार सैटेलाइट है ना, इसके थ्रू ही आप एक जगह को लोकेट करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने गूगल अर्थ देखा होगा, गूगल अर्थ पे आपका घर भी कभी सर्च किया होगा, तो कभी सोचा ये फोटोज किसने निकाले, मेरे घर का फोटो किसने निकाला? ये इसने निकाला। तो ये क्या करता है? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अर्थ के फोटो निकालता है इन स्ट्रिप्स, एक एक पैच करके, क्योंकि जब यहां से स्टार्ट हुआ था, एक पैच कवर कर लिया, ये पूरा फोटो निकाल लिया। उसके बाद जब अगली बार आया तो अर्थ क्या हो गया है? रोटेट, अर्थ रोटेट हो गया है। तो इसका मतलब अब अगली बार जब आएगा तो अगली पट्टी का फोटो निकालेगा, नेक्स्ट ट्रिप, अर्थ और रोटेट हो गया, तो वापस से आएगा और एक बार फोटो निकाल लेगा। तो ये सारे के सारे गूगल अर्थ के जो आप फोटो देखते हो, इमेजेस देखते हो, वो किसने निकाले? पोलार सैटेलाइट ने निकाले। तो पोलार सैटेलाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हम लिस्ट डाउन नहीं करेंगे। नंबर 1, टाइम पीरियड ओनली 85 मिनट्स। इट कंप्लीट्स अराउंड 17 रिवोल्यूशंस पर डे। 17 लोअर अल्टीट्यूड पे है, हाइट बहुत कम है। वो तो आप देख भी सकते हो, कभी देखना, आपको दिख जाएगा जाते वक्त, यू कैन सी, और यू विल सी दैट इट इज मूविंग वेरी फास्ट, राइट। और वापस 85 मिनट्स के बाद चेक करो, वापस उधर ही दिखेगा आपको, बिकॉज इट परफॉर्म्स 1 रिवोल्यूशन इन 85 मिनट्स। इसके रोल क्या है? स्पाइंग। इसका रोल क्या है? जीपीएस। इसका रोल क्या है? वो फोटो निकालना, पूरे अर्थ को स्ट्रिप में फोटो निकालना। इसका रोल क्या है? वेदर फोरकास्टिंग। सुनते हो ना, आज बारिश पड़ने वाली है, तो कुछ किसने बताया? पोलार सैटेलाइट ने, राइट। गुड। अब सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम हाइट पे लेके गए, फिर उसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट कर दिया। वो कैसे किया, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में